नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का के ओपन माइक के इस बटन पर। आज है शुक्रवार और शुक्रवार को हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए कविता लेखन पर एक कार्यशाला। और हमारे साथ होती हैं इसमें कवित्री सीमा वर्णिका जी, जो आपको कविता लेखन संबंधी छोटी-छोटी बातों को, बारीकियों को बताती हैं। तो दोस्तों, जल्दी से स्वागत करते हैं सीमा जी का और देखते हैं आज की कार्यशाला में वो हमारे लिए क्या लेकर आई है। नमस्कार सीमा जी। नमस्कार, 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 नमस्कार ऋचा जी और जितने भी लोग हम लोग से जुड़े हैं सभी को हम अपनी तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है सीमा जी आपका कार्यशाला में। अभी तक हमारे कार्यशाला की 2 श्रृंखलाएं हो गई हैं और जहां तक मुझे लोगों की प्रतिक्रियाएं मिली हैं, सबको ये कार्यशाला बहुत पसंद आ रही है सीमा जी। और आपको कैसा लग रहा है, पहले आप ये बताइए। हमको बहुत अच्छा लग रहा है और अब वो जो बांटने में मजा है वो संचित करने में कहाँ है। अच्छा बिल्कुल लगता है बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपके साथ पता ही नहीं चलता है कि हम लोग कुछ गंभीर विषय जो है उस पे विचार विमर्श कर रहे हैं। हंसते बोलते ही सारी बातें गंभीर भी हो जाती हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे भी सीमा जी आपके साथ में कार्यशाला करके बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। तो बताइए आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं? हाँ, तो हम लोगों ने जब पिछली बार मात्रा भार पे छोड़ा था और जी। दिया था कि 4 पंक्तियां मात्रा भार को ध्यान करते हुए लिखें, तो हम लोग उसी के ही क्रम में आगे बढ़ते हैं और हम लोग जी। मुक्तक पे बात करते हैं कि मुक्तक जी, भी जी, जी। उसी तरह हाँ की जी। रचना है। जी, सीमा जी अभी बैक स्टेज आप मुझसे पूछ रही थी कि मुक्तक विधा ही क्यों बात करें, तो मैं आपसे बताना चाहती हूँ कि मुझे जो लगता है कि मुक्तक विधा मतलब जो मैं सोचती हूँ मुक्तक लिखना पहले क्यों सीखना चाहिए। मुक्तक एक ऐसी विधा है, वो लगभग सभी चीज़ों की नींव है। सारी जी, जो हम विधाएं सीखते हैं उसकी नींव है। और दूसरी चीज मुझे लगती है कि अगर हमें मंची काव्य पाठ करना है तो हमें मुक्तक विधा आना बहुत जरूरी है। इस वजह जी, से मुझे जी, तो ये मेरा उस समय मेरे मन में ये उत्तर था कि मुक्तक विधा इसीलिए हमारे सारे सदस्यों को सीखनी चाहिए। तो शुरू करें सीमा जी अपनी कार्यशाला। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो आपने मुक्तक विधा की बात कही, तो सबसे पहले आप इसी से शुरुआत कर लीजिए कि आखिर ये मुक्तक विधा है क्या जिसकी हम इतनी बातें कर रहे हैं? देखिए मुक्तक विधा सबसे लोकप्रिय विधा है। आपने ज्यादातर कवि सम्मेलन के मंचों पर या काव्य गोष्ठियों में देखा होगा, मुक्तक पे बहुत जोर रहता है। कविगण कहते हैं मैं 4 पंक्तियों से आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ। वो 4 पंक्तियां जो हैं वो मुक्तक होते हैं और जी, उन्हीं 4 पंक्तियों से कवि की प्रतिभा का अंदाजा लग जाता है। तो आप मुक्तक की का इम्पोर्टेंस महत्वपूर्ण समझ सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है मुक्तक, कि उसमें कितना प्रभाव होता है कि वो कवि की प्रतिभा को परिभाषित कर देता है जब वो कवि अपनी 4 पंक्तियां बोलता है। जी, तो जी, जी। ये चमत्कारिक विधा है एक तरह की और ये कैसी है और कैसे लिखी जाती है तो हम लोग आज इसी पे ही चर्चा करने जा रहे हैं। तो जी, जी। क्रमशः आगे बढ़ेंगे। जी, जी सीमा जी, यानी कि एक अपनी जैसे पूरे साहित्य में मुक्तक विधा एक गुलदस्ते के समान है जिसमें हम पूरी विधाओं के अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं और जब हम उसे प्रस्तुत करते हैं तो वो बताती है हमारी पर्सनैलिटी को बताती है, हमारे अंदर कितना ज्ञान है विधाओं के बारे में वो बताती है। जी। जी, जी, जी। जी, तो सीमा जी हुँ। मुक्तक लिखते समय अक्सर लोगों को थोड़ा-सा ये रहता है कि मुक्तक हर मुक्तक गेय होता है, ये लोगों का मानना है। क्या ऐसा जी। सही में क्या हर मुक्तक गेय होता है या इसके और भी कई प्रकार हैं? देखिए मुक्तक जो है वो एक समान लय और विशिष्ट कहन वाली 4 पंक्तियों की रचना है, जिसकी पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति जो है वो तुकांत होती है और जी, तीसरी पंक्ति जो है वो अनिवार्य रूप से अतुकांत होती है। ऐसा नहीं जी, होता है कि हम तुकांत कर भी दें और ना भी कर दें। कई बार आपने देखा होगा लोग चारों लाइनें तुकांत में लिख देते हैं,
तो वो जी मुक्तक नहीं होता। जी जी तो और इसमें अभिव्यक्ति का जो मुख्य केंद्र है, जो हम अपनी बात जो कहना चाहते हैं, उसका जो मारक प्रभाव है वो अंतिम दो पंक्तियों में होता है। जी जी तो मुक्तक जो है वो हमारी चार पंक्ति की रचना हो गई, पहला, जी दूसरा और चौथा, जिसमें जी समतुकांत होता है। जी तो ये तो मुक्तक की मतलब इस तरह की जो रचना होती है उसको ही हम मुक्तक कहते हैं। जी। तो हम्म मुक्तक के प्रकार इसी से निकलेंगे, जैसे हम लिखेंगे कि मुक्तक हम हम्म। कितनी तरीके से लिख सकते हैं। ये लिखने के ढंग पे या लिखने के तरीके पे इसके होता है, या उसका भी कोई अलग नियम है? नहीं नहीं, मुक्तक जो है वो एक नियमबद्ध रचना है, जो हमारे काव्य, जो हिंदी साहित्य का जो काव्य सृजन है, उसके जो जो उसके नियम बनाए गए, वो जी उन पूरे नियमों को मुक्तक जो है वो जी उसी के आधार पे मुक्तक का सृजन होता है। मुक्तक को जैसा मुक्तक से लगता है मुक्तक तो कि हम एकदम फ्री है या स्वतंत्र है, तो इसमें जी मुक्तक में हम स्वतंत्र नहीं। जी मुक्तक में मुक्तक नियमबद्ध रचना है और इसको हमको जी नियमतः ही लिखना पड़ता है। तो जैसे हम चार लाइन आपको बता भी सकते हैं, जैसे हमने एक आनंदवर्धक छंद पे आधारित चार लाइन लिखी थी मुक्तक की। तीर बातों के गड़े हैं आज भी, नीर आंखों को मड़े हैं आज भी, कौन सहता दर्द गैरों का बता, पीर नातों से बड़े हैं आज भी। तो इसमें हमने जैसे आज भी जो लिया, वही जैसे हम लोगों ने पिछली बार बताया था, रदीफ जी या पदांत कह लीजिए हिंदी साहित्य में, तो वो हो गया। और गड़े हैं, मड़े हैं और बढ़े हैं, ये जी हमारा समान या काफिया हो गया। जी तो मतलब हमको इस बात का ध्यान रखना, तो हमने इन नियमों का पालन मुक्तक सृजन में किया। जी इसमें एक निश्चित मात्रा भार है और ये मापनी पे बना हुआ है, 2122 2122 212 पे, जी जो हिंदी साहित्य में आनंदवर्धक छंद भी कहलाता है और उर्दू में बहर पे आधारित हो गया ये। तो आपने देखा कि मुक्तक जो है वो कुछ भी लिख देने से नहीं बन जाता, उसके लिए हमको जी बहुत सारे नियमों को जो है देखना पड़ता है, उसका प्रतिपादन करना पड़ता है। श्रेय सर लिख रहे हैं कि मेरी पसंदीदा विधा मुक्तक है सर, हम इसीलिए आज मुक्तक ही लेकर आए। हम्म जी। सीमा जी, जैसे अक्सर लोगों को ये लगता है कि कहा जाता है कि वर्णों और मात्राओं की संख्या का कोई नियम नहीं होता है मुक्तक में। इसको लेके उन लोगों को क्या लगता है कि मुक्तक कोई विधा नहीं है, पर ऐसा नहीं नहीं है नहीं जैसे मुझे। हाँ जी। नहीं, हाँ नहीं नहीं, वो लोग वास्तव में वो लोग ना मुक्त छंद को मुक्तक से वो जी करते हैं कि उसके में भ्रमित रहते हैं। मुक्तक जो है वो विधा है, एक अपने आप में एक पूर्ण विधा है। और मुक्तक जो है वो आपके मुख्यतः उर्दू साहित्य से आई है, कथक। जी और हम लोग ज्यादातर उन्हीं नियमों को के हिसाब से चलते, जी तो इसीलिए उसमें बहर, मात्रा भार, हर चीज रहती है, जी रदीफ, काफिया, सब कुछ रहता है। जी। सीमा जी, मुक्तक जनरली हम देखते हैं, एक कहा जाता है जो हम अक्सर सुनते हैं, गेय मुक्तक और पाठ्य मुक्तक। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बताइए ताकि हमारे देखिए जो श्रोता। हाँ जी हाँ, ये अच्छा ही। मुक्तक दो प्रकार के तरीके से लिखे जाते हैं। एक होते हैं जैसे आपने कहा गेय मुक्तक। गेय मुक्तक जो होते हैं वो आपके मतलब उसमें लय होती है और भाव प्रधान होते हैं, सुरमय होते हैं, उनको गाया जा सकता है। और जो जी पाठ मुक्तक होते हैं, जैसे उस जैसे गेय मुक्तक, जैसे मीरा, कबीर, तुलसी आदि के पद वगैरह गेय जी मुक्तक में उस तरह के आते हैं। और जो जी पाठ मुक्तक होते हैं, ऐसे मुक्तक विचार प्रधान होते हैं, उसमें चिंतन होता है, तर्क वितर्क होता है और वो पढ़ने में ज्यादा अच्छे लगते हैं। उनको उनकी शब्दावली ऐसी होती है जिसको लय में गाना थोड़ा मुश्किल मुश्किल होता होता है। जी जी। जी तो बस ये दो ही तरीके होते, तो बहुत सारे लोग जब मापनी उन पे आधारित लिखते तो वो गे मुक्तक तैयार। जी जी। मतलब आपके कहने का मतलब है सीमा जी, जो दिल को छुए वो गेय मुक्तक, और जो हमें सोचने पे मजबूर कर दे वो जो पाठ्य मस्तिष्क को जो मस्तिष्क में प्रवेश करे वो पाठ पाठ्य मुक्तक। मुक्तक।
अच्छा हाँ, ये जगन्नाथ मानेंगे। जी, सीमा जी, जगन्नाथ जी पूछ रहे हैं कि मुक्तक की मापनी क्या निश्चित होती है जैसे गजल की बहर? मुक्तक की मापनी निश्चित मुक्तक की मापनी निश्चित निश्चित ही होती है भाई। अब जैसे गजल की बहर होती है तो हम लोग गजल के तरीके से ही मुक्तक लिखते हैं। बस जी थोड़ा सा एक आधारभूत अंतर होता है कि गजल में जो है भाव और विषय स्वतंत्र रहता है, जी गजल के मतलब और शेर में। और जो हमारा मुक्तक होता है उसमें हम एक ही भाव, एक ही विषय को अपनी चारों पंक्तियों में प्रतिपादित करते हैं, वही लेकर चलते हैं। तो जी जब हम एक वो लेकर चल रहे हैं तो मापनी निश्चित ही हुई। मापनी जी जी भी क्योंकि एक ही तरह की रहेगी, लेकिन अब जैसे गजल में विभिन्न बहरों का इस्तेमाल होता है, वैसे हम लोग इसमें भी एक निश्चित मापनी का इस्तेमाल करके, प्रयोग करके हम उसको लिख सकते हैं। जी। क्योंकि अगर कोई चीज गेई है या हम गाने के लिए, तो उसके लिए एक निश्चित मापनी की तो जरूरत पड़ती है, आवश्यक है, आवश्यक। आवश्यक हाँ। है। जी जी। हम्म। तो इसी से सीमा जी, जब मैं किसी से बात करती हूँ मुक्तक के बारे में या मुक्तक विधा के बारे में, तो लोगों को थोड़ा सा इस बात में उनको स्पष्ट नहीं होता है कि मुक्तक और मुक्त छंद, ये दोनों जी वो जी। लोगों के लिए बड़े मुश्किल होते हैं आपस में, उनमें समानता या असमानता क्या है, इस बारे में बात करें। देखिए, मुक्तक विधा के बारे में तो उन्होंने थोड़ी बहुत मतलब बातचीत की, प्रारंभिक बातचीत की एक। अब मुक्तक छंद जो है, वो मुक्त छंद जो है वो बिल्कुल भिन्न है। हिंदी जी साहित्य के काव्य क्षेत्र में मुक्त छंद एक विद्रोह का प्रतीक रहा है। इसे स्वच्छंद छंद भी कहा गया है। और मुक्त जी छंद शास्त्र के अनेक परंपरागत जो सर्व स्वीकृत नियम है, उनका उल्लंघन करता है, इसीलिए उसको विद्रोही कहा गया, विद्रोह का प्रतीक माना गया है। जी चरणों की अनियमितता होती है, कोई लाइन बड़ी होती है, कोई छोटी होती है, असमान स्वच्छंद गति से वो चलता है। और जो भावानुकूल होता है वो यति विधान उसमें होता है। तो जी इस तरह की मुक्त छंद की इस तरह की विशेषताएं हैं कि, और ये स्वच्छंद होके चलता है। इसका इसके ये नहीं है कि इस जैसे हम लोग मुक्तक है उसमें एक निश्चित मापनी पे लिखते हैं चारों पंक्तियां, लेकिन जी मुक्त छंद में एक निश्चित मापनी पे नहीं चलता। तो जी इसकी स्वच्छंदता को देखते हुए इसके कई सारे नाम से हिंदी साहित्य में रख लिए गए। रबड़ छंद, केचुआ छंद, कंगारू छंद। कि जैसे मान लिया हमारे एक भाव आया तो मैंने छोटा सा एक कदम बढ़ाया और अगले भाव में थोड़ा कूद के आगे बढ़ गए, तो वो कंगारू छंद की भी इसको नाम दिया गया है। जी तो अपना जो हिंदी काव्य था इसमें जब मुक्त छंद को स्थापित करने का श्रेय अपने वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को, सुमित्रा नंदन पंत जी, इन सबको गया। जयशंकर प्रसाद ने भी कुछ मुक्त छंद पे रचनाएं लिखी हैं। जी एक एक रचना थी पैशोला की प्रतिध्वनि, इस टाइप से कई लोगों ने मुक्त छंद पे लिखा। लेकिन मुक्त छंद जो है वो नियमों का उल्लंघन करती है और मुक्ता नियमों पर ही चलता है। दोनों में ये आधारभूत अंतर है, जी मतलब मुख्य अंतर यही है। जी। और नियम यानी तो बहुत सारे हैं, तो जितने नियम है जब तोड़ रहे हैं तो नहीं, यानी कि मुक्तक एक परंपरा को निभाती हुई आगे बढ़ रही है, और जो मुक्त छंद है वो आधुनिकता के हिसाब से अपने आप को ढालने वाली जी जी एक जी। रचना हाँ, है। आधुनिक आजकल आधुनिक जो कविता लिखी जा रही है उसको हम मुक्त छंद में ले सकते हैं। जी वो उसी तरह से लिखी जा रही है। उसमें वो जो मन आता है, जो भाव आता है उसको लिखते हैं। भाव का तारतम्य भी जरूरी नहीं है, शब्द प्रभाव भी, शब्दों का चयन भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जो मन आता है वो लिखते हैं। और यति का विधान भी नहीं वो लोग मानते हैं। जी। स्वच्छंद गति से रचना बढ़ती है, जहां चाहती है वहां रुक जाती है, जहां चाहती है वहां दौड़ जाती है। तो आधुनिक मुक्त है। छंद। जी। अब जब हम सीमा जी, अभी आप बात कर रही थी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी या सुमित्रा नंदन पंत जी, इन लोगों ने जो ये मुक्त छंद लिखे, उनको जब मैंने पढ़ा तो उनमें एक विशेषता ये थी कि उनका शब्द चयन बहुत प्रभावशाली था, या लिखने की जो शैली थी वो बहुत प्रभावशाली थी। उसका जो आधुनिक मुक्त छंद है उसमें अभाव कहीं ना कहीं दिखता है, मतलब वो आजाद आजाद है बिल्कुल। हाँ, नहीं तो इस विषय में हम ये कहना चाहेंगे
कि जो हमारे आधुनिक जो हमारे कविवर लोग हैं या जो काव्य सृजन करते हैं, वो लोग निराला और सुमित्रा नंदन पंत जी का सहारा लेते हैं कि वो भी तो लिखते थे। जी लेकिन उनका आप लिखा हुआ पढ़िए, भाव भाव प्रवाह देख लीजिए, शब्द चयन देख लीजिए, और उसका विषय देख लीजिए। मतलब वो विषय मुक्त नहीं थी रचनाएं, वो रचनाएं, ये वो चरण अनियमित जरूर थे उसके, स्वच्छंद गति से भी चलती थी, यति का विधान भी नहीं उन्होंने माना, लेकिन जो रचनाएं थी वो सारगर्भित थी। वो रचनाएं सारगर्भित थी, उसको आज भी आप पढ़िए तो ये नहीं है कि हम कुछ भी लिख रहे हैं। वो हिंदी साहित्य की वास्तव में अच्छी रचनाओं में से ही उनकी रचना है। तो ये नहीं है कि हम इस मुक्त छंद की आड़ लेकर कुछ भी साहित्य को दें और अपने को साहित्यकार की श्रेणी में रख लें, ये गलत। ठीक है, समय समय पे साहित्य अपना रूप बदलता है, लेकिन हमको उसकी गरिमा को बनाए रखने के लिए जो भाषा है, जो भाव प्रधानता है, उसको बनाए रखना चाहिए। ठीक है, हम छंदों को नहीं मान रहे, नियमों को नहीं मान रहे, लेकिन हम जो कह रहे, जो मेरी अभिव्यक्ति है, वो पाठक और श्रोता तक उसी तरह से पहुंचे। हमारा संप्रेषण क्षमता जो है वो तो कम से कम अच्छी हो। हम जो कहना चाह रहे हैं, जो मेरा मन कह रहा है, वो आपको उसी तरह से आपका मन स्वीकार पाए, तब हमारे लिखने की सफलता है। जी जी जी। सीमा जी, विवेक अग्रवाल जी कह रहे हैं लोग मुक्तक का अर्थ हर तरह से मुक्त होकर लिखी रचना से लगाते हैं, जो गलत है। मुक्तक नियमों में बधी वह रचना है जिसकी पंक्तियों का पूरा पूरा भाव निकलता हो। बिल्कुल विवेक जी, हम आज इसी बात को लेकर यहाँ पर परिचर्चा कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और इसी बात पर हम जोर दे रहे हैं कि मुक्तक कोई स्वच्छंद रचना नहीं है या कोई आजाद रचना नहीं है। जी सीमा जी, अब हम थोड़ा सा अगर पीछे चले, रीति काल की बात करें, वहां पर मुक्तक काव्य बहुत लिखे गए। तो जब हम मुक्तक विधा की बात करते हैं तो कई लोग रीति काल को लेकर या रीति काल की रचनाओं का उदाहरण देने लगते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हाँ हाँ हाँ, देखिए, रीति काल में मुक्तक कवित्त सवैये दोहे लिखे गए, और उस समय में जो लिखा गया वो मुक्तक नहीं, मुक्तक काव्य था। उसमें उस समय का जो पारंपरिक काव्य शास्त्र था, उसको काव्य को दो वर्गों में बांटा गया था उस समय। प्रबंध काव्य लिखा गया और मुक्तक काव्य लिखा गया। प्रबंध काव्य में जो था वो खंड काव्य, महाकाव्य, ये सब आ गया आपका। और जो मुक्तक काव्य था उसमें ये खंड काव्य, महाकाव्य को छोड़ के जितने तरह के काव्य लिखे गए सब वो मुक्तक काव्य में थे। मुक्तक काव्य थे, उसमें क्या था कि किसी अनुभूति, कल्पना या भाव का वो चित्रण करते थे। मुक्तक काव्य जो था वो जैसे प्रबंध काव्य में वो खंड काव्य और महाकाव्य तो ज्यादातर पता ही है कि किसी व्यक्ति विशेष के चरित्र पर, जीवनी पर आधारित होते थे, हैं, और उसमें छंद भी। अच्छा, इसमें क्या था कि जो हमारा मुक्तक काव्य था, ये केवल जो उनकी कल्पना, उनकी जो अंदर भाव थे, उनका ये वो था, अभिव्यक्ति थी। जी। और जो थे छंद भी एक दूसरे से स्वतंत्र होते थे, इसलिए उसको मुक्तक काव्य लिखा गया कि उसमें जैसे उन्होंने कई छंदों में बात कही, तो वो इसलिए लिखा गया। लेकिन मुक्तक विधा और मुक्तक काव्य जो है वो एकदम अलग है। दोहे, चौपाई, सवैये, ये मुक्तक काव्य, ये सब मुक्तक काव्य में आते हैं, और ये मुक्तक नहीं होते। ये मुक्तक काव्य में कवित्त, सवैये, दोहे, ये इस तरह की रचनाएं आती हैं, जैसे वो केशवदा प्रताप सिंह बिहारी वगैरह ने लिखी, इस तरह के उस समय ये सब लोग थे, कई सारे हुए उनके। जी, एक सीमा जी, विशाखा जी ने एक बहुत अच्छी बात कमेंट्स में लिखी है, मैं आपको वो पढ़ के बताती हूँ। वो गद्य लिखकर उसको बस पंक्तियों में विभाजित कर देते हैं और उसे मुक्त छंद कह देते हैं, जो कविता की श्रेणी में चाहे मुक्त छंद या आजाद काव्य का नाम दो नहीं आता। जी। वो एकदम सही कह रही है, बल्कि अतुकांत रचना का भी यही हाल है कि वो उसको एक सेंटेंस को लेते हैं, उसको कई भागों में उसके तोड़ते हैं और छोटे छोटे टुकड़े बना के उसको अरेंज कर देते हैं कविता फॉर्म में,
और बोल देते हैं मेरी रचना बन गई तुकान। जी तो वही वो मुक्त छंद ही है, वो मुक्त छंद है, लेकिन गद्य रचना जो है वो मुक्त छंद से भी मतलब अलग हो गई। मुक्त जी छंद में भी ये नहीं है कि तुकांत नहीं है या भाव प्रवाह नहीं है, वो भी है, जी लेकिन जो आजकल गद्य रचना बन रही है वो इन सब से बहुत परे है। जी, बिल्कुल, वो हर रचना को अपनी कविता कह के फिर उसको हमारी जितनी भी प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनमें आ जाती हैं और फिर बहुत मुश्किल होता है जो निर्णायक मंडल है, उसको समझा पाना कि आपकी रचना को हमने क्यों चयन उसका नहीं किया। तो मुझे लगता है आज जो हमारे दर्शक हैं, उनको ये स्पष्ट हो जाएगा कि रचना लिखते समय गद्य नहीं, पद्य लिखें। हाँ, ये बहुत जरूरी है। जी, तो मतलब सीमा जी काव्य अगर अगर कवि काव्य प्रतियोगिता है तो कम से कम आप कविता तो लिखें। जी बिल्कुल बिल्कुल। सीमा जी एक और इस पे जब हम कविता लेखन की बात करते हैं, एक हम देते हैं कई बार चतुष्पदी रचना और मुक्तक। लोग जी जी इनके बारे में भी उनको स्पष्ट नहीं है कि वो चतुष्पदी लिख रहे हैं या मुक्तक लिख रहे हैं। इसको भी थोड़ा सा बता दीजिए। जी जी। देखिए, चतुष्पदी और मुक्तक में दोनों ही में समान मात्रा भार होता है, दोनों ही में समान लय होती है, और जी दोनों में ही पहला, दूसरा और चौथा पद तुकांत और तीसरा अनिवार्य रूप से अतुकांत होता है। दोनों जी में ही अभिव्यक्ति का मुख्य केंद्र अंतिम दो पंक्तियां होती, और लेकिन जो मुख्य अंतर होता है वो ये होता है कि चतुष्पदी में चार पंक्तियां होती हैं, और मतलब ये चार पद होते हैं, लेकिन मुक्तक में अनिवार्य रूप से 2 से लेके 10, 11, 14, 10, 12, 14 इस तरह से पंक्तियां हो सकती हैं। जी तो चतुष्पदी में तो चार ही पंक्तियां होंगी, बस यही एक इनमें अंतर है, लेकिन दोनों का मात्राभार और बनत जो है वो करीब करीब एक ही सी, जी मतलब यानी मुख्यता एक ही सी है। जी यानी कि हम कह सकते हैं कि हर चतुष्पदी जो रचना होती है वो मुक्तक नहीं हो सकती है जी 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 और हर मुक्तक में या हर चार पंक्तियां मुक्तक नहीं हो सकती है जो जी हमको जी। ये सोचना है। जी हम्म। सीमा जी अभी आप जैसे बात कर रही हैं चतुष्पदी रचना की या मुक्तक की। एक जो सबसे बड़ी चीज जब हम कोई रचना लिखते हैं उसमें होते हैं अल्प विराम अर्ध विराम या पूर्ण विराम या फिर जो उसमें नुक्ते या इस तरह से कई चीजें होती हैं। उनका उपयोग कितना जरूरी है कि वो रचना को कैसे आपके स्पष्ट बता पाएंगे पंक्तियों को। देखिए, विराम का अर्थ होता है, जैसा कि नाम से ही है, विराम मतलब ठहराव, जी लेना या रुकना। तो लेखन को प्रभावी रूप देने के लिए लेखक द्वारा कई प्रकार के विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, जो जी कि लेखन में भावों की अभिव्यक्ति को स्पष्ट करने के लिए, वाक्य के मतलब वाक्य और भाव के उतार चढ़ाव के लिए, ठहराव को दर्शाने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जी तो इन विराम चिन्हों का प्रयोग जो है अंत में, मध्य में, इस तरह से किया जाता है। जी तो जैसे अब कई तरह के विराम चिन्ह होते हैं, मुख्यतः तो हम लोग जैसे पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये अंत में लगाते हैं, और इसका अर्थ होता है कि वाक्य खत्म हो गया। अब अच्छा, और पूर्ण विराम जो है वो केवल आपके विस्मय सूचक वाक्य और आपके प्रश्नवाचक वाक्य, उनको जी छोड़कर सभी प्रकार के वाक्यों में समाप्त होने पे, खत्म होने पे वाक्य को, या पूर्ण होने पे पूर्ण विराम लगाया जाता जी है। अब इसके बाद बीच में हम लोग एक हल्का सा विराम लेते हैं, और वहां पे वाक्य को समाप्त नहीं करते, तो वहां पे अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सेमी कॉलन कहते हैं, नीचे कॉमा ऊपर डॉट, एक जी जी डॉट ऊपर होता है, नीचे जी कॉमा होता है, उसको अर्ध विराम कहते हैं। इसमें मतलब ये होता है एक हल्का सा विराम लिया, कह जी सकते हैं जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम विराम लेना हो, और अल्प विराम की अपेक्षा ज्यादा विराम लेना हो, रुकना जी हो, वहां जी अर्ध विराम का प्रयोग करते हैं। जी और इसी तरह फिर अल्प विराम होता है। तो जब किसी वाक्य को प्रभावी रूप से कहने के लिए वाक्य में अर्ध विराम से ज्यादा परंतु पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम देर रुकना हो, तो वहां अल्प विराम का चिन्ह प्रयोग करते जी हैं। तो जो कॉमा होता है,
जी जी कॉमा से हमारा वाक्य जो है वो पूर्ण विराम नहीं हो रहा है, जी कॉमा हमारे वाक्य के बीच में आ रहा है। जी तो जहां कॉमा लगा हुआ है, कॉमा मीन्स अल्प विराम लगा हुआ है, कॉमा को जो हम लोग कॉमा ज्यादा जानते हैं क्योंकि हमारी रोजाना की भाषा में हम लोग जी कॉमा का जी प्रयोग ज्यादा करते हैं, अल्प विराम तो शायद ही कोई इस्तेमाल करता हो। तो जी अल्प विराम जो है वो कॉमा, उससे लोग ज्यादा समझ पाएंगे। तो वो जहां होता है वो मतलब जो हमारा वाक्य है उसके मध्य में कहीं आता है। जी और वो मतलब ये कि अर्ध विराम से थोड़ा ज्यादा और पूर्ण विराम से थोड़ा कम देर जहां रुकना होता है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। तो अल्प विराम का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि हमारा वाक्य पूरा हो गया। जी सीमा जी, कई बार क्या होता है कि जैसे चार पंक्तियां दी हुई हैं, उसमें पहली और दूसरी पंक्ति में पूर्ण विराम लगा है, और जो तीसरी पंक्ति है उसमें अर्ध विराम अल्प या विराम, अल्प विराम लगा के फिर चौथी पंक्ति को पूर्ण विराम लगा है। अब इसको कैसे पंक्तियां हम गिनेंगे? इसकी पंक्ति तीन ही होगी ना। जो अल्प जी विराम है वो पंक्ति पूर्ण नहीं कर रहा है, वो जी आधी पंक्ति है जिसको पूर्ण विराम जाके पूर्ण कर रहा है। तो वो जी आधी पंक्ति को हम पंक्ति में, पूरी पंक्ति में नहीं गिनेंगे। तो जी जहां पे हमारा पूर्ण विराम लगा है वही पूरा एक वाक्य माना जाए। मतलब ये तीन पंक्तियां हम इसे हाँ गिनेंगे। हाँ, अगर ऐसा है पहला दूसरा और चौथे में पूर्ण विराम है और जी तीसरे में अल्प विराम है तो हमारे अच्छा केवल तीन वाक्य हुए। जी जी। तो मुझे लगता है दर्शकों को अभी स्पष्ट हो गया होगा कि किस तरह से उन्होंने अपनी रचनाओं में पूर्ण विराम, अर्ध विराम या अल्प विराम का प्रयोग करना है, और उसी की तरह उसी को मतलब आधार बनाकर अपनी रचनाएं प्रेषित करनी है जब हम किसी प्रतियोगिता में भेज देते हैं या मांगते हैं, क्योंकि इससे हमारे लिए भी बहुत आसानी होती है, हमारे निर्णायक मंडल के लिए भी आसानी होती है पंक्तियों को गिनने में, क्योंकि कई बार जो हमारे लिखने वाले प्रतिभागी हैं वो कुछ और पंक्तियां गिनते हैं और हम लोग जब गिनते हैं कुछ और होती हैं। तो आज स्पष्ट हो गया है मुझे लगता है सभी के लिए। सीमा जी, जब आप वैसे आपने जो विराम की बात करी तो उसमें तो बहुत सारे और भी चिन्ह होते हैं, लेकिन हम लोग जी कविताओं में मतलब ज्यादातर इन्हीं तीन चीजों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं। जैसे कहीं जी कहीं पे वो होता है कि प्रश्न चिन्ह हुआ, कहीं पे वो विस्मय सूचक होता है, निर्देशक चिन्ह होता है, वो डैश लगा देते हैं जो संयोजक जी का भी काम करता है जी कहीं कोष्ठक होता है, इन्वर्टेड कॉमास का अवतरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, उपविराम का करते हैं, विवरण चिन्ह का करते हैं। वो जैसे वो चीज नहीं होती कि उसको डिटो करते जाते हैं, हाँ जी डबल कॉमास लगाते हाँ हैं, जी तो हाँ जी हाँ जी पुनरुक्ति चिन्ह होते हैं, डैश 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 लगाओ चिन्ह कि अभी बात बस छोड़ दी आदि कह के, तो एक डैश 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 लगा देते हैं। तो जो हमारा ये मानना है कि जो साहित्यकार है उसे व्याकरण का ज्ञान भी होना आवश्यक है, यस थोड़ा बहुत होना चाहिए। मतलब एक थोड़ा सा ज्ञान जरूरी इसलिए है कि अगर आप उस ज्ञान मतलब उस तरह से व्याकरण को नहीं जानेंगे तो आप सुंदर सृजन नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। जी जी। हम्म। सीमा जी, संजीव सिंह जी हैं, वो लिख रहे हैं, जैसे गजल निर्धारित 32 बहरों में ही अक्सर लिखी जाती है, क्या मुक्तक को भी उन्हीं 32 बहरों में से चुनना होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल उन्हीं 32 बहरों में से चुनेंगे। अभी हम लोग इस लायक नहीं हो गए कि हम अपनी नई बहर बना पाए। नहीं, वैसे भी कहा जाता है कि गजल मुक्तक मतलब अलग अलग देखिए मुक्तकों का एक हाँ। गुच्छा है। जी हम्म। जी और मुक्तक में हम लोग वो बहर है, हमारे जो छंद आधारित है तो हम लोग छंदों पे भी मुक्तक लिखते हैं। वो लिखे लगभग उन्हीं बहर के आसपास ही जाते हैं, उसी तरह जी से ही लिखे जाते हैं। जी अ, और भाई और विशेष ज्ञान प्राप्त करने पे हो सकता है भाई कुछ और भी हो, तो अगर जानकारी हो तो हम लोग का भी ज्ञानवर्धन करें, ऐसा कुछ नहीं है। जी सीख रहे सीमा हैं सभी। जी, सीमा जी, विवेक जी गजल के बारे में बात कर रही हैं और बबीता जी बहर की बात कर रही हैं, तो मैं विवेक जी और बबीता जी से कहूंगी हम गजल विधा पर भी आएंगे, लेकिन आज हम मुक्तक विधा के बारे में और जो छोटी छोटी उसमें बारीकियां हैं उनके बारे बात करेंगे, और बहर पे भी बबीता जी हम जरूर बात करेंगे। विवेक जी, हम गजल पर जिस दिन बात करेंगे हम उसकी पूरी जानकारी देंगे। अभी
पहले एक बार मुक्तक के बारे में बात कर लें और जो अर्ध विराम पूर्ण विराम है उनके बारे में बात कर लेते हैं। सीमा जी, अभी आपने अर्ध विराम, पूर्ण विराम और अल्प विराम की बात की। एक अक्सर देखने में आता है जो आजाद कविता लिखते हैं उसमें विराम का प्रयोग किस तरह से करें, क्योंकि कोई बड़ा है, कोई छोटा है, कोई एक शब्द से एक लाइन बनी है, कोई दो शब्द से बनी है, उसमें विराम का क्या नियम हो सकता है? देखिए, उसमें विराम तो विराम से ज्यादा तो उसमें अर्ध विराम, अल्प विराम की ज्यादा जरूरत होती है कि जब उन्होंने अपना एक भाव कहा, जहां वो भाव समाप्त हो जाएगा तो वहां विराम लगेगा। एक आपने उसके बाद एक नई बात कहनी शुरू की, अगर आप जी वही बात को 4 लाइनों में, 5 पंक्तियों में कह रहे हैं, 6 पंक्तियों में कह रहे हैं, तो आपकी जो बात कह रहे हैं आप कहाँ पे, मतलब उसमें अल्प विराम और अर्ध विराम का, जो अतुकांत कविताएं हैं उनका ज्यादा प्रयोग होता है। और विराम तो लगता है जब आपकी बात पूरी कहीं खत्म हो जाती है, जी तभी जी लगता है विराम। क्योंकि आप विराम तो शुरू में ही अगर विराम लगा देंगे तो फिर वो आगे कविता चलेगी कैसे? कविता भाव प्रवाह चल रहा है, इसका मतलब पूर्ण विराम अभी नहीं हुआ है। जी जी। तो हम्म। आधुनिक कविताएं जो है उनको थोड़ा सा अपने भाव प्रधान रचनाएं लिख के उसी तरह से विराम, जो अर्ध विराम और पूर्ण विराम या अल्प विराम है उनका प्रयोग करना है। और उसमें क्या होता है, पंक्तियां आसानी से गिनती हो सकती है, पंक्तियां बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। जगन्नाथ राय जी कहते हैं सीमा जी की मुक्तक के तीसरी पंक्ति में कभी डैश लगा देते हैं, क्या ये उचित है? डैश वो संयोजक चिन्ह होता है, डैश जो दो लाइनों को जोड़ रहा है, लेकिन कॉमा ही जो अल्प विराम है वही लगता है। डैश लगा देना हमारे हिसाब से तो उचित नहीं है। जी जी। अब अगर वो संयोजन, वो ठीक है कि जो हमारी तीसरी पंक्ति होती है उसको चौथी पंक्ति जो होती है वो उसकी पूरक पंक्ति होती है, उसको पूर्ण करती है, उसकी जी अभिव्यक्ति को पूर्ण करती है। चौथी पंक्ति जो हमारी होती है, आखिरी दो पंक्तियां होती हैं, वो एक तरह से मुक्तक की मारक पंक्तियां होती हैं, जो पूरी अभिव्यक्ति का केंद्र ही वही होती हैं, अंतिम पंक्तियां। लेकिन ये है कि जो तीसरी पंक्ति है उसमें अल्प विराम ही उचित है। अगर अगर उसमें संयोजक चिन्ह लगा देंगे तो वो तीसरी पंक्ति से खत्म होके वो चौथी पंक्ति का भाग हो जाएगी। जी जी। ये है, वो सीमा अल्प जी, जब विराम, उसमें थोड़ा सा विराम लेते हैं और उसको चौथी पंक्ति पूरक करती है, पूरा करती है। ये जी जी। सीमा जी, अभी आप इतनी अच्छी बातें बता रही हैं, तो एक चीज जो मैं, अभी हम लोग प्रतियोगिताएं यहाँ पर जब करते हैं तो एक बहुत हम लोगों को ये देखने में आता है कि हम कोई भी विषय देते हैं, विषय जैसे कि अभी के साहित्य रत्न में हमने दिया है पावस ऋतु। जी अब जी मैं जब पावस ऋतु हमने दिया तो हमारे पास बहुत सारे लोगों ने पहले तो कहा कि पावस ऋतु क्या होती है, इस बारे में हमसे पूछा गया। पावस ऋतु के बाद तो कईयों का था क्या हम बारिश पे लिख सकते हैं इसको, क्या वर्षा ऋतु पे लिख सकते हैं, लेकिन हमारा था नहीं, आपको पावस ऋतु जो हमने शब्द दिया है, विषय दिया है, उस पर ही लिखना है। तो जरा मुझे बताइए कि हम समझा नहीं पा रहे थे लोगों को कि क्यों उन्होंने पावस ऋतु शब्द को आधार बनाना है, न कि वर्षा या बारिश को। तो शब्दों का देखिए। कितना हाँ प्रभाव हाँ, होता है? देखिए, वैसे तो एक तरह से जब हम लोग पर्यायवाची पढ़ते हैं तो पावस ऋतु, वर्षा ऋतु, बारिश, इस सब शब्द एक दूसरे के प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से पर्याय ही हैं। लेकिन पावस ऋतु से जो भाव है वो बहुत सुंदर सा मन में आता है। जी वर्षा ऋतु है तो वर्षा ऋतु से वो पानी बरसता हुआ, वो बहुत सारा पानी, जल भराव और वो सब चीजें दिमाग में आती हैं कि वो पत्तों पे, पेड़ों पे पानी गिर रहा है, मकान, जल थल सब में जल ही जल है, तो वो सब समझ में आता है। और जैसे जब हम पावस ऋतु उसको बोलते हैं या बारिश बोलते हैं तो बारिश से बारिश की इमेजिनेशन होती, जो हम जो शब्द बोलते हैं उसी हिसाब से हमारे अंदर भाव उत्पन्न होते हैं, शब्द के हिसाब से भाव उत्पन्न होते हैं, उसी स्तर के भाव उत्पन्न होते हैं। जब हम पावस ऋतु बोलते हैं तो एक बड़ा मोहक, मधुमय सा
भाव अंदर आता है, लगता है कुछ बहुत अच्छी सी ऋतु आई। जैसे बसंत के लिए ऋतुराज बसंत बोलते, तो लगता है वास्तव में ऋतुओं का राजा बसंत आ गया, मतलब कुछ बहुत अच्छा सा हटके हो रहा है। तो शब्दों का जो हमारा प्रयोग है, और हम तो ये जानते काव्य सृजन में शब्दों की जादूगरी है जो हमारे काव्य सौंदर्य को बढ़ाती है। तो जब इसलिए पावस ऋतु पे जब आप लिखेंगे तो वो जो पावस ऋतु का जो सौंदर्य है, जो एक सुख है, वो जो उसका जो मेघ मल्हार का गुंजन है, वो सारा कुछ आपके दिमाग में गुंजित होने लगेगा, घूमने लगेगा। तो आपकी जो रचना है वो वहां से जब उत्पत्ति उसकी होगी तो एक बहुत खूबसूरत रचना तैयार होगी। तो मतलब बिंब। हमारा जो शीर्षक होता है वो रचना का एक, जो कहना चाहिए कि रचना का वो आकार दे तैयार करता है। वो रचना उसी तरह से बनती है कि जैसा हम उसमें सामग्री डालेंगे ना, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा। तो गुड़ जिस लेवल का होगा उतना ही तो मीठा होगा। नहीं, आपकी बात सीमा जी बिल्कुल सही है, क्योंकि पावस ऋतु जैसे ही मैं कभी पावस ऋतु सोचती हूँ, बोलती हूँ, तो मैं मुझे सुमित्रा नंदन जी की वो पंक्तियां याद आती, प्रकृति निज एकांत बैठी जहाँ रूप सवारती। मतलब कितना सुंदर उनका वर्णन है। अगर मैं बारिश की बात करूँ तो कीचड़ और ये सब एक अनायास बिल्कुल, अपनी दलदल मन कीचड़ ये सब ध्यान है। तो मन और मस्तिष्क। बहुत सुंदर। नहीं नहीं, वो तो मतलब उसमें तो बारिश का, वो जो पावस ऋतु को ना, उसमें मेघों का, धरा का, उसका जल का मानवीयकरण पूरा हुआ है। जी उस वो मतलब वो उस रूप में कविता जो है वो बन के आती है। तो जी ये है कि मतलब जो शीर्षक हो तो उसमें जब उसके हिसाब से आप सृजन करेंगे तो आप साहित्य के साथ न्याय कर पाएंगे, मुझे जी। लगता है। नहीं, आपकी बाकी तो बात अपनी भावावेग की अपनी अपनी सामर्थ्य है कि हम जैसे भी लिख पाए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है सीमा जी, क्योंकि जैसे हर एक वर्ण, हर एक शब्द की भी अपनी अपना एक प्रभाव होता है, और जो शब्द होते हैं वही हमारे मन मस्तिष्क में या दिल में हमारे प्रभाव डालते हैं। चाहे हम गीतों की बात करें या हम कविताओं की बात करें, जितनी सुंदर होगी हमको उतना ही सुकून मिलेगा, रूहानी सुख जिसे बोलते हैं। हाँ तो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी। नहीं तो तो कविता जो है वो आपके हृदय से ही तो जन्म लेती है। जी शब्द जी शक्ति आपको जरूर मस्तिष्क से मिलती है, लेकिन कविता का जो भाव होता है वो हृदय से ही उत्पन्न होता है। तो आपको भावपूर्ण होना बहुत जरूरी है, आपकी दृष्टि भावपूर्ण होनी चाहिए। जैसे हम लोग हैं, मान लिया हमने एक कागज का टुकड़ा देखा, तो जब हम उसको एक इंजीनियर को दिखाते तो उसको एक कागज का रेक्टेंगल या वर्गाकार या आयताकार कागज का टुकड़ा समझ में आता है। जब एक साधारण इंसान देखता है तो वो कहता है अरे क्या कोरा कागज है, या इस पे ये कुछ लिखा हुआ है। लेकिन जब उसको कवि देखता है तो हो सकता है उस कागज में वो अपनी जिंदगी देखे, हो सकता है उस कागज में वो अपना हृदय का खालीपन देखे, हो सकता है उस कागज में वो अपनी स्मृतियां देखे, हो सकता है बहुत कुछ। तो वो एक कवि हृदय जो होता है वो उसकी उसका दृष्टिकोण अलग होता है। जब उसका जो भावपूर्ण दृष्टिकोण होता है वो एक साधारण सी चीज को कुछ और बना देता है। हम कभी मेघ मेघ होते हैं उनका मानवीयकरण कर देते हैं, कभी धरा का मानवीयकरण कर देते हैं, कभी जो हमारी बारिश की बूंदे हैं उनका मानवीयकरण कर देते हैं, कभी हम बारिश की बूंदों को मतलब अश्रु बना देते, आंसू बना देते हैं कि आज आकाश रो रहा जी है। जी तो वो है। अब या कोई है, मतलब धरती है, जैसे हमने एक लाइन लिखी थी, ओस में भीगी मही है वेदना उसने सही है। क्या बात। तो ओस में भीगी धरती को हम लोग, मैं उसका उसकी जो कल्पना थी वो ये कर ली कि वो आंसुओं से तर है, वेदना उसने कही है। तो तो वही चीज है कि वो, मतलब जब कोई बात कही जाती है तो कवि हृदय कहीं भी पहुंच सकता है। जी जी। सीमा जी, जब बात चल रही है शब्दों की, और तो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, कई बार क्या होता है हमारे जो नए रचनाकार हैं,
वो तुकांत और ये सब मिलाने के लिए हिंदी, उर्दू या फिर कोई ऐसी अपनी रीजनल लैंग्वेज होती, उससे शब्द देश लेके रचनाओं को, हाँ जी, देशी भाषा से शब्दों को पूरा कर देते, मतलब रचना पूरी कर देते। ये क्या उचित है कि हम खिचड़ी बना दें शब्दों की? बिल्कुल उचित नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई देखिए, उर्दू में बहुत सारे, उर्दू तो बोलचाल की भाषा में इतनी ज्यादा आ चुकी है कि वो आधी से ज्यादा हिंदी बन चुकी है। तो देखिए वहां तक तो थोड़ा तब भी ठीक है कि हम उसको इतना ज्यादा, उसका हिंदी शब्द कम प्रयोग होता है, उसका उर्दू शब्द ज्यादा चलन में, तो वहां तक तो चल जाता है, वहां तक वो पचनीय है, पचा लिया जा सकता है। लेकिन लेकिन ये काव्य सौंदर्य को घटाता है कि हमने अपना देशज भाषा घुसा घुसा दी उसमें, कहीं पे हमने उसका उर्दू का तुकांत घुसा दिया, यहाँ तक कि हमने इंग्लिश तक के तुकांत देखे कि लोग जो हैं वो प्रयोग करने में जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इंग्लिश के शब्द भी लगा दिए हाँ जी। तुकांत बनाने में। तो जी। ये नहीं होना चाहिए, ये हमारा काव्य सौंदर्य घटाते। हिंदी साहित्य में हिंदी भाषा हमारी बहुत समृद्ध है और प्रयास करना चाहिए एक अच्छी साहित्यिक रचना के लिए कि हमारा तुकांत जो है वो हमारी भाषा का उसका एक ही सा स्तर है, वो कहीं से भी कुछ भी जोड़ के ना बोल दिया जाए, अगर हमें अपनी रचना का स्तर को बनाए रखना है तो। नहीं, बहुत अच्छी बात सीमा जी कि हिंदी साहित्य में शब्दों का बहुत ही अच्छी तरह से, मतलब जो समानार्थी शब्द हैं उनका प्रयोग, और हर एक चीज, हर शब्द का अपना एक अर्थ है, अपना एक भाव है। मैं एक आध प्रतिक्रियाएं लेती हूँ, बहुत अच्छी आई है। अर्चना झा जी बोल रही हैं बहुत ज्ञानवर्धक बातें, मैं खाना बनाते हुए सुन रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना जी। जी। और सीमा जी, एक हमारे दर्शक हैं, वो लिख रहे हैं, भाव के अभाव की अभिव्यक्ति ठीक वैसे ही है जैसे बिना आलू के समोसा। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। हाँ बिल्कुल सही। उनसे कि बिना आलू का समोसा जैसे खाने में मजा नहीं आएगा ना, वैसे कविता भी भाव का अभाव में कविता कविता नहीं रह जाती, उसके प्राण निकल गए, वो मुर्दा कविता होती है, जी प्राणहीन कविता। भाव जो है वो कविता का प्राण है। जी। अच्छा सीमा जी, एक जैसे कि हमने कहा है कि जो मुक्तक है वो उर्दू के कत शब्द से निकला हुआ है, तो क्या ये जरूरी है कि मुक्तक उर्दू में ही लिखा जाए, उसे हम हिंदी में भी लिख सकते हैं? उर्दू मुक्तक, जो मुक्तक है वो उर्दू से जरूर आया है और वह वहीं पे उसका चलन ज्यादा था, लेकिन लेकिन हम लोग उसको अपने हिंदी भाषा में, हिंदी साहित्य में आराम से लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम उर्दू में लिखे। हिंदी में आपके कई छंद हैं जिन पे आधारित मुक्तक लिखे जाते हैं। मनोरम छंद में लोग लिखते हैं, आनंदवर्धक छंद में लोग लिखते हैं। एक एक आनंदवर्धक छंद में एक छोटा से 4 लाइन बताते हैं आपको, लिखी थी। भोर में दिखते नहीं है राज सब, रात ने संभाल रखे काज सब। मतलब जैसे है ना, भोर में राज नहीं खुलते हैं और रात में हाँ ही सारे गड़बड़ काम होते हैं ना। जी। जी। भोर में दिखते नहीं है राज सब, रात ने संभाल रखे काज सब। सत्य छिपता है नहीं कुछ भी करे, कर्म फल मिलता यही यही हो साज सब। तो क्या बात। इसमें देखिए सारे हिंदी के ही शब्द हैं और आनंदवर्धक छंद पे आधारित हैं। 2122 2122 212। तो जी। उस पे आधारित मुक्तक लिखने का प्रयास किया है। तो ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य में आराम से मुक्तक लिखा जा सकता है। हमारी जो मापनी है, आप उस पे आधारित मुक्तक लिखिए, हिंदी साहित्य के नियमों का मतलब पालन करते हुए मुक्तक लिखे, सुंदर मुक्तक तैयार होगा। और अच्छा तुकांत का सीमा ध्यान रखें। जी, अब जैसे आपने बात करी उर्दू और उसकी, एक उर्दू में एक शब्द होता है दीदार। अब दीदार अगर हमें लिखना है, उससे पहले हम एक किसी कहीं मैंने रचना पढ़ी थी, प्रिय से दीदार, मतलब रचना को ऐसे शुरू किया गया था। ये कितना उचित है? देखिए दीदार का मतलब होता है दर्शन, किसी जी। को देखना है ना। जी। तो प्रिय से दीदार, दीदार कोई मीटिंग, मिलना नहीं है, मिलन समारोह नहीं। तो प्रिय का दीदार होगा, शब्द का सही प्रयोग होगा।
जी। और प्रिय प्रिय का प्रिय है। और हमारा। प्रिय का भी क्या, क्योंकि दीदार शब्द उर्दू का है, जी। तो आप लिखने को लिख लीजिए, लेकिन शब्द का प्रयोग अगर दीदार लिख रहे हैं तो कोशिश करिए कि उर्दू। प्रिय की जगह आप ऐसे लिख दें सनम का दीदार। तो ये सब शब्द थोड़े उर्दू के करीब करीब के ही हैं, तो और चल बोलने में जाएगा। अच्छा लगेगा, बोलने में, हाँ गाने में हाँ। एक लय आएगा, अच्छा आएगा। हम्म। जी। तो सीमा जी, हम बात कर रहे हैं मुक्तक पर, और हमने जैसे कहा कि मुक्तक चार पंक्तियों में अपना पूरी बात कह देती है। मुक्तक में चार पंक्तियां प्रभावशाली तरीके से अपनी बात कहती हैं, लेकिन कई लोगों का क्या होता है कि उनका कहना है कि जो हम, जैसे हम अपनी प्रतियोगिता में देखते हैं 10 पंक्तियों की लिखो, 12 पंक्तियों की लिखो, वो कहते हैं कि आप इन पंक्तियों में हम अपने भाव कैसे कहें, हम बड़ी रचना लिखते हैं, जबकि हमसे ये कहा जाता है या आज तक हमने ये सुना है, रचना जितनी छोटी होगी, जितने कम शब्दों की होगी, उतनी प्रभावशाली होगी। इसको थोड़ा सा बता दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, पहले तो मुक्तक की बात करते हैं। मुक्तक में जो हम लोग पहली दूसरी लाइन लिखते हैं, उसमें अगर हम मतलब कहें तो हमारा जो विषय का केंद्रीकरण होता है, मतलब हम लोग अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं, और जो अंतिम दो पंक्तियां होती हैं उसमें प्रहार करते हैं। तो जो जी। उसका मारक प्रभाव होता है वही श्रोता को वाह कहने को बाध्य करता है, क्योंकि मुख्य जो होती है। तो इससे एक बात ये भी समझ में आती है कि हमको जब चार लाइनों में अपनी बात कह लेनी है, तो ये हमारा, ये कवि का, एक कवि हृदय की सामर्थ्य होनी चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में, थोड़े में, कितने कम में अपनी बात को सटीक तौर पे कह पाए और उसको अपने श्रोता पाठक तक पहुंचा पाए। ये आपकी कला है। अगर आपको भाषा प्रयोग या शब्द सृजन ऐसा करना आ गया कि आप एक छोटे से कम से शब्द में, जैसे हमने एक कभी पहले भी बात ये की है, जैसे आर्तनाद शब्द है, उसका मतलब होता है हृदय का चीतकार। अगर हम उसको अपनी रचना में लिखेंगे, सुनो हृदय की चीतकार है, तो एक हृदय की चीतकार तीन शब्द हो गए ना उसमें। जी। हमने हाँ। लिखा सुनो आर्तनाद, मतलब एक शब्द में मैंने तीन शब्दों का काम कर दिया। तो जैसे वही चीज होती है कि हम एक सीमित शब्दों में, सटीक शब्दों में, उचित शब्दों में अपनी बात को कह के, अपने भाव को, कभी भी वो ना कोई बिखरी हुई चीज अच्छी नहीं लगती। जी। वही चीज जब एक उसको गुलदस्ते के फॉर्म में कर दिया जाता है, उसके रूप में सुंदर सा कर दिया जाता है, तो वही सुंदर लगने लगती है। तो काव्य सौंदर्य आपका कम से कम शब्दों में, सटीक शब्दों में भाव केंद्रित होता है, वहीं पे अच्छा माना जाता है। आप हम बहुत लोग। लंबी रचना लिखे, लेकिन आपकी अगर वही बात आप घुमा घुमा के कह के समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमें लगता है वो कमजोर रचना होगी। तो मैं सोचती हूँ हमारे दर्शकों को ये बात अब समझ में आ गई होगी, हम अपनी प्रतियोगिताओं में क्यों पंक्तियां देते हैं, ताकि आपकी अभ्यास हो, आप सीख सके कम से कम शब्दों में, कम से कम पंक्तियों में अपनी रचना को कहना। और विशाखा जी कहती हैं प्रिय की जगह सनम का दीदार बेहतर होगा। बिल्कुल सही विशाखा जी, वही बात सीमा जी ने भी बताई। और बबीता जी कहती हैं क्या हम एक कविता में हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? सीमा जी ने ये बात बताई थी, सीमा जी एक बार और बता दीजिए। देखिए, प्रयोग तो हम कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों को अनुच्छेद 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है, कि मतलब हम लोग अभिव्यक्ति के लिए आजाद है। लेकिन हम जब हिंदी साहित्य में एक साहित्यकार के रूप में प्रयोग करने की बात करते हैं, तो अगर हम सभी प्रकार की भाषाओं का प्रयोग करेंगे तो हमारी काव्य सौंदर्य में कमी आएगी। तो अगर हम अपनी कविता को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, समृद्ध बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी हिंदी भाषा की समृद्धता को ध्यान में रखते हुए, इतनी भाषा समृद्ध है, उस शब्दों का अथाह सागर है हमारी हिंदी भाषा में। कोशिश करें कि हम हिंदी के सुंदर सुंदर शब्दों को लाके अपनी रचना में, आप उसका उर्दू शब्द का हिंदी शब्द देखिए और उसका तुकांत मिलाते हुए लिखिए, आपकी रचना वास्तव में बहुत सुंदर बनेगी। थोड़ा श्रम जरूर लगेगा, बाद में अभ्यास होने पे
वो आप जी। कर पाएंगे। यही बबीता जी ने यही कहा है कि आई पर्सनली फील लैंग्वेज आम बोलचाल यानी साधारण हो ताकि सब पढ़ सकें, ये कितना उचित है? देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि भाषा हमारी सहज हो, जिसको हम सब कोई पढ़ सके। लेकिन जब हम लिखने चलते हैं, जब हम भाव प्रवाह होता है, जिस तरह का हमारा विषय होता है, जिस तरह के भाव होते हैं, उस हिसाब से। और दूसरी चीज, अपनी अपनी क्षमता होती है, आपकी सामर्थ्य होती है कि आप कितने अच्छे शब्दों में लिख सकें और लिखते हैं। ये अपना अपना अपनी अपना कला होती है। और ये अच्छी बात है कि हमारा उसको सब समझ सकें। लेकिन हम अगर उसको सबको समझाने के चक्कर में अपना भाषा के स्तर बहुत गिरा देंगे, बहुत नीचे कर देंगे, तो हमारे साहित्य जगत में हमारी रचना ना, वो एक भीड़ का हिस्सा रह जाएगी, विशिष्ट स्थान नहीं बनाएगी। बस इतना ही अंतर है। जी जी जैसे महादेवी जी की रचना हम क्यों याद करते हैं? महादेवी जी के साथ लिखने वाले सहस्त्रों लोग होंगे, जी लेकिन महादेवी जी की रचना, पंत की रचना, निराला की रचना, जयशंकर प्रसाद की रचना क्यों हम याद रखते हैं? क्योंकि वो एक, उसका साहित्यिक स्तर इतना ऊंचा है, इतना काव्य सौंदर्य है उनकी रचनाओं में, इतना भाव सौंदर्य है उनकी रचनाओं में, कि वो उन्हें भीड़ से अलग करता है। अगर हमें भीड़ से अलग होना है, अपनी एक स्थान बनाना है, तो हमें अपना भाषा शक्ति, शब्द शक्ति और भाव शक्ति सब जो है सशक्त करनी पड़ेगी, जी सशक्त अभिव्यक्ति के लिए। जी। बिल्कुल ठीक कहा आपने सीमा जी। और मुझे लगता है हमारे दर्शकों को आज मुक्तक विधा के बारे में जो बेसिक जानकारी है, जो ज़रूरी जानकारी है वो मिल गई होगी। अब उनको मुक्तक लिखना इतना मुश्किल नहीं लगेगा। मुक्तक, मुक्तक मुक्त छंद, मुक्त काव्य, इन सब में उनको अंतर समझ में आ गया होगा। तो सीमा जी, एक चीज मैं और जानना चाहूंगी कि मुक्तक लिखने वाले जो हमारे नए रचनाकार हैं, उनको कुछ विशेष शब्दावली जिनका ज्ञान होना आवश्यक है, वो एक आध बता दीजिए ताकि वो अपना शुरुआत कर सके। देखिए, मुक्तक लिखते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मस्तिष्क में सबसे पहले तो भाव स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। ये नहीं कि हमने कुछ भी लिखना शुरू कर दिया और कुछ पे भी खत्म कर दिया। भाव स्पष्ट होना चाहिए। तुकांत के लिए आवश्यकता अनुसार शब्दावली होनी चाहिए। और हमारी जो शब्दों की भाषा, भाव प्रवाह जो है, उसको हमको भली भांति जो है सुसज्जित करना चाहिए। मतलब कभी कभी क्या होता है ना, कि कोई शब्द के साथ संयोजक शब्द होता है, वो आ रहा है, हमने कोई चीज पहले लिख दी और दूसरा शब्द उसको बाद में लिख दिया, तो उससे क्या होता है कि अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। तो इसलिए हमको जो शब्दों का समन्वय है, जो शब्दों को बैठाना है, तो उसको उसको भाव अनुसार, उसके अर्थ को ध्यान में रखते हुए उसको सही प्रकार से सुसज्जित करना चाहिए। जी तो उसका मतलब जिससे कि अर्थ भी सही निकले, ये तो उस तरह का। और शब्दों का तो आपको शब्द शक्ति तो बढ़ानी ही पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सीमा जी, मुझे लगता है हमने आज मुक्तक विधा पर लगभग सारी बातें कर ली है। तो एक बार संक्षेप में आप बता दीजिए कि मुक्तक लिखते समय क्या बिंदुओं की, एक एक बिंदु करके, या जो पॉइंट वाइज आप बता दीजिए कि क्या क्या चीजें मुक्तक लिखते में ध्यान रखनी है। देखिए, मुक्तक में मुख्य बात तो यही है कि एक समान लय रहती है और विशिष्ट कहन वाली चार पंक्तियां होती हैं, जिसमें भाव और विषय जो है वो निश्चित होता है। जी जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ लोग गीतिकाओं, गजल, और उनको ले कहते हैं कि उनकी वो चार पंक्तियां वो मुक्तक की शक्ल है में दे बता देते हैं। तो देखिए, वो गलत सोच है। गजल और गीतिका में जो मतला और जो आपके शेर होते हैं, उनका भाव और विषय स्वतंत्र होता है। हम जी एक शेर में जो बात कहते हैं, वो अगले शेर में स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र विषय पे बात करते हैं। कोई जी जरूरी नहीं है कि हम एक ही भाव विषय लेकर चले। लेकिन मुक्तक में विशेष रूप से हम एक ही भाव, एक ही विषय को चारों पंक्तियों में प्रतिपादित करते हैं। तो हमें इस बात का मुख्यतः ध्यान रखना चाहिए। ठीक है।
पहला, दूसरा और चौथी पंक्ति में तुकांत अनिवार्य है, और तीसरी पंक्ति जो है वो अतुकांत होती है। जी मापनी या जो भी है वो चारों लाइनों में, चारों पंक्तियों में मापनी, और जिस पे भी हम लिख रहे हैं मात्रा भार का हम ध्यान रखेंगे, समान मात्रा भार रहेगा। और लिखते समय हमें ये ध्यान रखना है कि पहली दो पंक्तियां जो हैं उसमें हम अपना लक्ष्य निर्धारित करते हैं कि हम जो भाव या जो जिस विषय को बता रहे हैं, पहली दो पंक्तियां हमारी बात को कहती हैं, और अंतिम जो तीसरी और चौथी पंक्ति है वो, उसमें वो अभिव्यक्ति का मुख्य केंद्र होती है, वो प्रहार करती हैं। जैसे जैसे अर्जुन ने चिड़िया की आंख देखी, तो पहली दो पंक्ति में वो अपनी एक धनुष और बाण को तैयार करता है चिड़िया की आंख पे लक्ष्य संधान करने के लिए, और तीसरी और चौथी पंक्ति में वो प्रहार करता है, और मतलब चौथी पंक्ति समाप्त होते होते वो तीर उसका चिड़िया की आंख में लग जाता है, मतलब लक्ष्य संधान हो जाता है। तो प्रहार, और ये जो मुक्तक में अंतिम दो पंक्तियां होती है, उसका प्रहार इतना मारक, इतना प्रभावशाली होता है कि जो सुनने वाला है, जो हमारा श्रोता है, वो वह कर उठता है। इसीलिए जो है ये काव्य गोष्ठी और साहित्य सम्मेलन, जो आपके काव्य सम्मेलन होते हैं, कवि सम्मेलन वगैरह, मंचों पे मुक्तक खूब पढ़े जाते हैं, क्योंकि मुक्तक प्रभावशाली होते हैं, प्रभाव छोड़ते हैं, चमत्कारी होते हैं, और कवि का अपना स्थान बना देते हैं। जी जी इसलिए जी जी सीमा जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। और मंची कविता पाठ के लिए मुक्तक एक बहुत जरूरी विधा है। और घनश्याम दास आहूजा जी ने मुक्तक में मात्रा भार जरूरी होता है पूछा था। मुझे लगता है आपको सीमा जी ने अभी जो उत्तर दिया उससे आपका पता चल गया होगा कि जरूरी है या क्या है, और जरूरी है तो आप जरूर ध्यान में रखिए इस बात को। दूसरा, मैं आप सभी से कहना चाहूंगी कि अभी हम लोग जो अभ्यास कार्य देते हैं उसमें जरूर शामिल होइए, जरूर उस प्रतियोगिता में आप भाग लीजिए, क्योंकि उससे हमें भी ये पता चलता है कि हमें उस बारे में दोबारा बात करनी है या आगे बढ़ना है। वो हमारे लिए बहुत सहायक होता है हमारी कार्यशाला को आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज और सीमा जी मैं कहना चाहूंगी, हमने पिछली बार मात्रा भार के बारे में बात की, लेकिन अभी जो हमने जब रचनाएं लोगों से 24 मात्रा भार वाली रचनाएं मांगी, तो लोगों को थोड़ा सा लिखने में परेशानी हुई, और जो हमारे पास रचनाएं आई उसमें मात्रा भार बिल्कुल भी सही नहीं था। तो इसके बारे में मैं दर्शकों को कहूंगी कि अगर उनको लगता है कि उन्हें मात्रा भार के बारे में और जानकारी चाहिए तो हमें जरूर कमेंट्स में भेजें, ताकि हम बाद में एक और कार्यशाला इस पर आधारित कर सकें। लेकिन आज अगर हम जो मुक्तक विधा आपको अभ्यास कार्य के लिए देंगे तो उसमें भी मात्रा भार उतना ही जरूरी है, तो आप उसमें भाग लीजिए। तो सीमा जी, क्या दिया जाए आज का अभ्यास कार्य? देखिए, एक चीज हम मात्रा भार में एक बहुत मोटी सी बात बताना चाहते हैं कि जैसे आपने 24 मात्रा भार कहा, तो इन लोगों को ये स्पष्ट होना चाहिए कि हर पंक्ति का मात्रा भार 24 होना है। जी। जैसे बहुत से लोग क्या करते, 12 12 12 करके लिख दिया, 6 6 6 करके 24 कर दिया। ये नहीं है। मेरी पहली पंक्ति का मात्रा भार 24, दूसरी पंक्ति का मात्रा भार 24, तीसरी पंक्ति का मात्रा भार 24, चौथी पंक्ति का मात्रा भार 24। मेरी प्रत्येक पंक्ति का मात्रा भार 24 होना है। अब यही है कि मुक्तक के लिए देखिए, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, तो इसलिए अभ्यास बहुत जरूरी है। तो कोई एक विषय, कोई भी एक शब्द दे दीजिए जिसपे लोग मुक्तक लिखे 24 मात्रा भार, तो अभी उसी को ही अभ्यास कराया जाए। जी जी जी, तो ऐसा करते हैं सीमा जी, हम आजकल बारिश है, वर्षा ऋतु है, और मिट्टी की जो सौंधी सौंधी खुशबू कई जगह पे हमें गर्मी के बाद बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्यों ना महक शब्द दे दिया जाए। जी जी, बहुत सुंदर शब्द। हाँ, तो महक पे एक सुंदर सा मुक्तक बनाइए, और 24 मात्रा भार, प्रत्येक पंक्ति का में मात्रा भार 24 रहना है। और अभी आप मापनी पे न जाएं, केवल हाँ जी। मात्रा भार पे प्रयास करें, जी फिर हम जी लोग आगे मापनी पे भी
का मतलब अभ्यास कार्यशाला। कराएंगे। जी। हाँ, तो अभी आप पहले मुक्तक लिखिए जिसमें मात्रा भार 24 का ध्यान रखें, 24। और महक शब्द पे भाव जो है और विषय जो है वो महक है, तो महक पे महक अपने है, भाव प्रकट महक। करें। हाँ, महक है, महक याद हाँ, रखना है। महक है, महक महक है। याद रखना है जी। महक हाँ, वही। से आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी अच्छी देखिए, आपको महक का अनुभूति हो रही पर्यायवाची ना इस्तेमाल करें कि खुशबू, है। सुगंध नहीं, महक शब्द आना महक, चाहिए। बहुत महक लोग आना तो चाहिए। पर्यायवाची यूज कर देते हैं। जी। घनश्याम दास आहूजा जी लिखते हैं कि मात्रा भार के बारे में विशेष कार्यक्रम रखें। घनश्याम दास जी, हमारी जो श्रृंखला कार्यशाला की श्रृंखला 2 है, उसमें मात्रा भार पे हम लोगों ने बातचीत की है। आप जरूर उसको हम्म। एक बार देखिए। नहीं, आप एक बार उनको फिर से देख लें, हाँ ये जी। हाँ। दूसरी कार्यशाला को। हाँ, हम्म। उसमें मात्रा भार पे ही हमने चर्चा की है। तो सीमा जी, और मैं दर्शकों को ये बता देना चाहती हूँ कि हम जो महक हमने शब्द दिया है और मात्रा भार दिया है, इससे हम एक पोस्ट बना के अपने ओपन माइक के पेज पे डालेंगे। आपने अपनी रचनाएं उसी पोस्ट के कमेंट्स बॉक्स में लिखनी है। तो मैं आशा करती हूँ कि आज की कार्यशाला हमारे दर्शकों को बहुत पसंद आई होगी। और सीमा जी, मैंने तो बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ समझा है। जहाँ जहाँ पे मुझे कई बातें भ्रमित करती थी, वो आज क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गया है कि मुझे अब किस तरह से अपनी रचनाएं करनी है। इसके लिए मैं आपका अपनी टीम की ओर से तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि आप नहीं इतने नहीं, हम सुंदर आ, तरीके से बता रही है। नहीं, आपसे बात करके हम भी बहुत कुछ सीख रहे हैं। नहीं नहीं सीमा जी, मैं खुद सीख रही हूँ। लेकिन हाँ, यह है कि हमारे जो नए श्रोता हैं, नए दर्शक हैं, अगर वो भाग लेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और हमें कार्यशाला में आगे और अधिक अच्छा बनाने के लिए सुझाव मिलेंगे और हम उसे बेहतर बना सकते हैं। तो सीमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगले सप्ताह आपसे फिर। सभी जुड़े हुए लोगों को भी मेरा नमस्कार। फिर जी। मिलते हैं जी। किसी। तो दर्शकों, आज की कार्यशाला मुझे लगती है आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी और मुक्तक विधा के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई होगी। संजीव जी ने लिखा है संपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। और मैं आपसे ये दोबारा अनुरोध करूंगी कि आप जरूर हमारे अभ्यास कार्य में भाग लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपने सुझाव, अपनी समस्याएं, अपने जो भी आपके मन में सवाल उठते हैं, उन्हें जरूर बताइए सीमा जी, और हम मिलकर कोशिश करेंगे कि हम आपकी समस्या का हम समाधान कर सकें, आपकी जो संशय हैं उन्हें दूर कर सकें। तो फिर हम आपसे मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।